आप लोग जानते हो प्रकाश क्या होता है? बच्चों, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बताओ प्रकाश क्या होता है? रोशनी। हाँ बताओ बच्चों, प्रकाश क्या होता है? जानते हो प्रकाश? देखे हो ना प्रकाश? जी, रोशनी। हाँ, रोशनी, प्रकाश। वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। दिन के समय हमको सारी वस्तुएं बहुत अच्छे से दिखती हैं। हमारे आसपास की सारी वस्तुएं, हमारे घर में रखी वस्तुएं, हमारे बैग में रखी वस्तुएं, हमारे किताब कॉपी में लिखे सारे अक्षर हमको बहुत अच्छे से दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? प्रकाश उन पर पड़ रहा है सूर्य का, है ना। दिन के समय हमको कोई भी ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, टॉर्च ये सब कुछ जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य का प्रकाश अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हमारे घर के अंदर अगर रोशनी आ रही है, हमारी क्लास में रोशनी आ रही है, तो हमको अच्छे से दिखता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, सूर्यास्त होता है, हमको वो सारी वस्तुएं हमारी आंखों के एकदम सामने होती तो भी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती वो सारी वस्तुएं हमें तब? क्योंकि उन पर उस समय कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है ना। तो हमको उस समय जब अंधेरा होता है तो हमारे घर में ट्यूब लाइट है, बल्ब है, और मान लो लाइट गोल हो गई, चले गई है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो हम घर में लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, और हमारे घर में, हमारे कमरे में रखी वस्तुओं को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप मान लीजिए आपका कमरा थोड़ा बड़ा है, आपके पास छोटी सी टॉर्च है, या आपने एक दिया ही जलाया है, तो रूम में रखी हर वस्तु आपको उस दिया से दिख जाएगी क्या? दिखती है क्या? कभी प्रयास किए हो देखने का? बताओ। नहीं दिखती ना। क्यों? हमको तक प्रकाश को पहुंचाना पड़ता है। अगर हमारे पास छोटी टॉर्च है तो हमको टॉर्च को उस वस्तु तक ले जाना पड़ता है, या बड़ी टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चों, वो वस्तु हमको क्यों नहीं दिखी? क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ा। तो सिर्फ प्रकाश पड़ने से वस्तुएं नहीं दिखती। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है और टकरा कर उससे हमारी आंखों पर आता है, तभी वह वस्तु हमको दिखाई देती है। और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है? बहुत कठिन शब्द है परावर्तन वैज्ञानिक भाषा में, लेकिन इसको इसी तरीके से समझो कि जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और टकराने के बाद हमारी आंख पर आएगा, तब वो वस्तु दिखेगी। मान लीजिए आपको अपने घर में रखी बॉल को देखना, आप टॉर्च मार के देख रहे हैं, उसी समय कोई बदमाशी कर रहा, उस बॉल के आगे एक ठो पुट्ठा, कार्टून, भत्ता कुछ रख दिया, आप टॉर्च मार रहे हो, लेकिन अब प्रकाश कौन रोक ले रहा है? वो कार्टून हो गया, पुट्ठा, गत्ता, है ना, कुछ भी चीज मान लो रख दिए, तो वो वस्तु फिर हमको नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि जो बॉल थी और जो आप थे, उन दोनों के बीच एक अपारदर्शी माध्यम आ गया, पुट्ठा आ गया। तो अब प्रकाश कौन रोक रहा है? पुट्ठा रोक रहा है। तो प्रकाश उस वस्तु पर नहीं पड़ रहा है। अब प्रकाश किस पर पड़ रहा है? उस पुट्ठे पर या दीवार पर या कोई कपड़ा ही मान लो दोनों छोर में आपके छोटे भाई बहन पकड़ के खड़े हो जाएं, तो प्रकाश उस वस्तु तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन उस अपारदर्शी वस्तुओं की जगह कोई कांच रख दे, बड़े बड़े ग्लास आते हैं ना, विंडो पेन या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो आती है, जिनको अपन पर्दे के जैसे यूज करते हैं, है ना, इस टाइप की वस्तु रखते हैं, लेकिन तब तो हमको दिखती वस्तु। क्यों? क्योंकि वो वस्तु कौन सी है? पारदर्शी है। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं भी तीन प्रकार की होती है, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, और एक इन दोनों के बीच की अल्प पारदर्शी। तो पारदर्शी वस्तुएं जैसे कांच, पानी, पानी भी पारदर्शी होता है बच्चों। अगर पानी एकदम रुका हुआ है तो आप तालाब में, झील में, नदी में या किसी बर्तन में अपना प्रतिबिंब देखना चाहेंगे ना, अगर पानी एकदम स्थिर है तो उसमें आपका चेहरा दिखता है, तो पारदर्शी पदार्थ है वो। और एक होता है तेल लगा कागज या बटर पेपर। अगर अपने किसी कागज में समोसा वमोसा रख देते हैं, भुजिया तो थोड़ा सा घिसा हुआ टाइप का हो जाता है ना, तेल लग जाता है। बटर पेपर उसको बोलते हैं, ट्रेसिंग पेपर। तो उसके आर पर धुंधला दिखता है, मतलब कम दिखता है, एकदम स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम ट्रेसिंग पेपर से चित्र बना लेते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश गुण के आधार पर वस्तुएं भी तीन प्रकार की हो गई। तो फिनोमिना यही है कि कोई भी वस्तु हमको तभी दिखेगी जब उस वस्तु तक प्रकाश पड़े और उससे टकराकर हमारी आंखों पर आए। टकराया, लेकिन अगर बीच में मान लीजिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली, या आंखों के ऊपर हमने चुन्नी ढाक ली, पल्ला कुछ मोटा सा अपारदर्शी पदार्थ रख लिया, तो वो वस्तु का प्रकाश वो पर्दे पर, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे किताब हो, चाहे पुट्ठा हो, रोक लिया, तो आपकी आंख तक नहीं पहुंचेगा। तो वस्तुओं को देखने के लिए वस्तुओं पर प्रकाश का पड़ना और पड़ने के बाद टकरा कर वापस हमारी आंख तक आना,
जरूरी है, तभी वह वस्तु हमको नहीं दिखती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वस्तु नहीं दिखेगी, और जब ऐसा होगा तभी हमको वस्तु दिखेगी। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। इससे हमको वस्तुएं दिखती हैं। लेकिन जब आप तैयार के बाल बांधते हो, है ना, तो आपके घर में दर्पण, समतल दर्पण, है ना, उसमें आपको आपका ही अक्स दिखता है। आप पूरे जिस कलर के कपड़े पहने, आप जैसे बाल बनाए हो, आपने हाथ में अगर कुछ वस्तु रखी है तो वो पूरा दिखता है। तो वो क्या होता है? आपका प्रतिबिंब होता है ना, पूरा का पूरा आपके हाथ में रखी, या आपने कोई वस्तु को दिखाने का प्रयास किया, तो वो वस्तु का वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो हाईली पॉलिश्ड होती हैं, एकदम चिकनी होती हैं, तो क्या होती है? वो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है ना, स्मूथ, शाइनिंग और हाईली पॉलिश्ड, एकदम चिकनी। जैसे कांच, साधारण कांच होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन हम उसको जब पीछे तरफ चांदी की परत चढ़ा के पेंट कर देते, पॉलिश कर देते, तो दर्पण बन जाता है। फिर हमको उसमें क्या दिखता है? प्रतिबिंब दिखता है ना, वो समतल दर्पण हो जाता है। तो अगर हमारे घर में हमारा फर्श एकदम चिकना है, टाइल्स लगी हुई है, ठीक है, तो उस समय वो चिकनी सतह, टाइलिंग वाला फर्श, पॉलिश किया हुआ फर्श क्या हो जाता है? दर्पण की तरह कार्य करता है। उसमें हम हमारा ही अक्स देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, घर में रखे फर्नीचर पूरे उसमें दिखते हैं। तो उस समय वो क्या बन जाती है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण की तरह कार्य करती है। इसीलिए हम पानी में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, क्योंकि पानी क्या हो जाता है? जब स्थिर रहता है तो वो भी एक प्लेन मिरर की तरह कार्य करता है। तो परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया ना बच्चों? वस्तु पर प्रकाश का पड़ना और पड़ने के बाद टकराकर वापस, तो वो कहलाता है परावर्तन। अब परावर्तन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी शब्द आते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। ये सब हम आपको एक चित्र के बता रहे कि सब होते क्या है ना। 4-5 चीजें होती हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो हम आपको इस चित्र से बता रहे हैं। देखिए आप लोग के सामने एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो ब्लैक रेखा दिख रही है, कोई है ना वस्तु है। अब ये मतलब वो सतह है। अब यहाँ पे ये वस्तु रखी है, और इस वस्तु से एक तो देखिए ये किरण निकल रही है और इस बिंदु पर जाके आ रही है। तो ये जो बिंदु है, यह बिंदु कहलाता आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर प्रकाश आकर पड़ रहा है, इस वस्तु से प्रकाश पड़ रहा है। अब इस वस्तु पे सूर्य का प्रकाश जब किसी भी वस्तु पर पड़ता है, कोई भी प्रकाश, तो सब जगह फैलता है। तो इस वस्तु से प्रकाश आके कहाँ हो रहा है? ये हमारा वस्तु, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये हमारे जिस बिंदु पर आ रहा है, ये बिंदु हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। अब यहाँ पे प्रकाश पड़ा, अब पड़ने के बाद टकराएगा, ठीक है, और टकरा के देखिए यहाँ से वापस हमारी आंख पर आएगा। तो हमारी आंख पर जब ये टकरा कर वापस आएगा, तो ये क्रिया हो जाएगी परावर्तन। और जो ये वाली किरण बनेगी वस्तु से यहाँ तक, ये पूरी जो लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या कहलाएगी बच्चों? आपतित किरण। ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। और ये जो बिंदु होगा, ये पूरी रेखा, हाँ, ये पूरी रेखा है जो आपतित किरण है। और ये जो बिंदु दिख रहा है आप लोग को, ये आपतन बिंदु है। और यहाँ से जब ये किरण पूरी ऊपर तक जाएगी, तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हो रहा है, तो ये परावर्तित किरण कहलाएगी। तो आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। परावर्तित होकर हमारी आंख तक गई, इसलिए वो वस्तु हमको दिखाई देगी। हिंदी में भी ऊपर लिखा है, चित्र में इंग्लिश में, दोनों चीजों को आप लोग अच्छे से समझिए। तो समझ में आ गया आपतित किरण क्या है? जो किरण वस्तु पर गिरती है, वस्तु से टकराकर सतह पर गिरती है, वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है वो आपतन बिंदु, और उससे टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। अब बीच में बच्चों देखना, डॉटेड डॉटेड करके एक तो ये बना हुआ है, ये डॉटेड डॉटेड जो एक बनी है पूरी 90 अंश का कोण बनाती हुई, ये एक काल्पनिक रेखा, हम इसको बोलते हैं अभिलंब, है ना। ये नॉर्मल खींचा गया है, अभिलंब इसको बोलते हैं। तो इस अभिलंब के साथ ये जो अभिलंब है, इसके साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है, हम इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आई। और जो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने परावर्तन की क्रिया में 5 चीज पढ़ना है हमको: आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब,
आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सब की परिभाषा यहाँ पे देखिए लिखी है ना, हमने चित्र में आपको बताया है। अब आपको ये देखना, आपतित किरण मतलब सतह पर पड़ने वाली किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या है? सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण। माध्यम का मतलब क्या है? हवा है। वस्तु के बीच और प्रकाश के बीच क्या है? हवा। हवा में वस्तु में प्रकाश आ रहा है और हवा में ही वापस जा रहा है। अगर पानी में कोई वस्तु डूबी है तो पानी में ही प्रकाश जा रहा है, पानी में ही वापस लौटेगा जब, तब वहां परावर्तन होगा। लेकिन जब वो पानी से निकलकर हवा में जाएगा तो वहां चीजें चेंज हो जाएंगी, तो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। माध्यम एक ही होना चाहिए। अगर हवा में प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित हो रही है, तो जब हवा में ही वापस होगी तभी वहां पे परावर्तन होगा। और कोई वस्तु पानी में डूबी है तो पानी के अंदर ही अंदर उस पे प्रकाश पड़ेगा और पानी के अंदर ही अंदर वापस होगा, तब वहां पे परावर्तन होगा। ठीक है? कोई तेल है, ग्लिसरीन है, कोई भी माध्यम हो सकता है, कांच हो सकता है, कांच का गुटका हो सकता है, जब उसके अंदर ही अंदर क्रिया होगी तब हम उसको क्या बोलेंगे? हम वहां पे परावर्तन बोलेंगे। लेकिन जब माध्यम चेंज कर लेती है प्रकाश की किरणें, हवा से पानी में चले जाएंगी या हवा से कांच में या कांच से पानी में या कांच से हवा में, तो चीजें अलग हो जाती है, वो अपवर्तन कहलाता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम माध्यम का मतलब है कि एक ही माध्यम का आपको यूज करना है ना। अभी हम हवा की बात कर रहे हैं, सब कुछ हवा में हो रहा है हमारे चारों ओर। अभी पर्यावरण जो है, वातावरण हवा है, हमारे वायुमंडल में सारी चीजें हो रही है। वायुमंडल, हाँ बेटा पूछो। मैम ये आपतन मतलब क्या होता है? आपतन मतलब जब किरण गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है आपतन बिंदु। आपतन का मतलब होता है गिरना, प्रकाश की किरण का किसी सतह पर पड़ना। जैसे कोई वस्तु हमारी सतह कहीं भी रखी, हमारे टेबल पर या बिस्तर पर, हमारा अभी पूरा दिन का उजाला है, रोशनी सूर्य की किरण से चारों तरफ से उस वस्तु पर पड़ रही है और उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर आ रही है। तो जब उस वस्तु पे जो किरणें गिर रही है, तो वो जो किरण गिर रही है वही है आपतन। आपतन मतलब गिरना, किरणों का उस पर पड़ना, उस वस्तु पर। अगर दिन का उजाला नहीं है तो हम टॉर्च मारेंगे या मोमबत्ती जलाएंगे या हमारे घर में ट्यूबलाइट जलाएंगे, उसकी रोशनी वस्तु पर पड़ेगी तो होता आपतन। और हम एक बिंदु को पॉइंट करके बनाते हैं। प्रकाश जो होता है ना, बहुत सारी किरणों का समूह होता है, पुंज के रूप में गिरता है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ एक रे लेते हैं, सिर्फ एक किरण। और प्रकाश का गुण होता है वो सीधी सरल रेखा में गमन करता है ना, सीधी एकदम उसका पाथवे होता है। उसके लिए हमारे 7th में प्रैक्टिकल भी है, तो 3 तो पुट्ठा रख के हुई करके उसका प्रैक्टिकल करा। अगर उस पुट्ठे को आगे पीछे कर लो, बीच में अपारदर्शी माध्यम आ जाता है तो क्रम बिगड़ जाता है, तो प्रकाश इस तरफ मोमबत्ती जल रही है, हम इस तरफ, इस हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं पहुंचता। अगर प्रकाश सीधा सरल रेखा में नहीं चलता तो टेढ़ा होकर हमारी आंखों तक आता। हम एक पेपर का रोल बना के मोमबत्ती को देखने का प्रयास करते हैं, सीधी जब हमारी पेपर का रोल रहता है तो मोमबत्ती दिखती है। लेकिन हम वो पेपर को बेंड करके देखने का प्रयास करते हैं तो नहीं दिखती, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में चलता है। तो हम एक रेखा लेकर ही बताते हैं। तो जिस आपतन का मतलब होता है गिरना प्रकाश का, ठीक है। और जिस एक बिंदु को हम लेके बता रहे हैं वो बिंदु कहलाता आपतन बिंदु, मतलब उस बिंदु पर प्रकाश गिरा है। समझ में आया? और अभिलंब क्या होती है? आपतन बिंदु पर एक लंब, लंब गणित की भाषा है। लंब का क्या मतलब होता है? सतह पर सीधी खड़ी रेखा 90 अंश का कोण बनाती हुई ना। 90 अंश का कोण जानते हो कैसा होता है? बिल्कुल सीधी सरल रेखा, एकदम सीधी सतह पर जब लंबवत कोई रेखा को हम डालते हैं तो हम उसको विज्ञान में अभिलंब बोलते हैं। और इस अभिलंब के साथ जब कोण मतलब बनता है आपतित किरण का तो आपतन कोण कहलाता है, और जब परावर्तित किरण का बनता है तो परावर्तन कोण कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये वाला कोण हमारा आपतन कोण कहलाएगा, हम इसको आई बोलेंगे। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण कहलाएगा, हम उसको आर बोलेंगे। ये देखिए, तो इसी आधार पर परावर्तन के 2 नियम भी हैं। तो आप लोग को पांचों चीज समझ में आई बच्चों? आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ समझ आया है? मैम एक बार अभिलंब बताओ ना। अभिलंब क्या होता है बच्चों? ये देखिए इस चित्र में, ये जो आपको डॉटेड पॉइंट दिख रहा है ना, ये पूरी डॉटेड हाँ। पॉइंट,
ये सीधी सतह है ना, इस सीधी सतह पर ये इस रेखा का कोण देखिए 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है 90 अंश का। तो जो बिल्कुल सीधी रेखा होती है किसी सतह पर पूरे 90 अंश पर, वही चीज अभिलंब, विज्ञान में अभिलंब बोलते हैं, गणित में लंब बोलते हैं ना, लंब। ये देखिए पूरा 90 अंश का कोण बन रहा है ये वाली, है ना। तो ये जो है 90 अंश के कोण को ही अभिलंब बोलते हैं। लंब, लंबवत, गणित में पढ़े हो ना लो, 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, ये पूरा 90 अंश का कोण बना रही है, ये है अभिलंब। ये पूरा देखिए बिल्कुल सीधी रेखा है जो ये बनाएगी अभिलंब। चित्र में ये है अभिलंब, ठीक है। और कुछ मैम मेरा एक डाउट क्लियर हो हुआ गया है ना, क्लियर? हाँ। तो अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण का कोण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? परावर्तित किरण का कोण ना, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ वो परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए इसको हम बोलेंगे आर। मैं चित्र में बना के बता रही हूँ आप लोग को कौन सा कोण आर कहलाएगा। ये जो कोण बन रहा है ना बच्चों, ये ठीक है, ये होता है आर, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आपतन कोण कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं आई। इंग्लिश में आई से इसको डिनोट करते हैं ये, ठीक है। ये आपतन कोण है आई। और वो, हाँ बेटा, उसको हाँ और क्यों बोलेंगे उसको कोड को? उसको इंग्लिश जैसे इंसिडेंट रे, इंग्लिश में आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए इंग्लिश की जो भाषा है ना बच्चों, ये देखिए आई यहाँ से लेते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसीलिए यहाँ पे आई आया, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको आर बोलते हैं। यहाँ से आर लिया गया है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंग्लिश टर्म है। इसीलिए मैंने चित्र में पर हिंदी में बताया है और यहाँ पे ये वाला चित्र लिया है जिसमें इंग्लिश दिया, क्योंकि आई और आर आपके मन में जरूर आएगा और आना भी चाहिए। और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, अपना डाउट क्लियर किया। ये आई यहीं से आया, इंग्लिश टर्म है। आपतन कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगल, जैसे कोण को एंगल पढ़ते हैं ना, एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर मतलब परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो आर वहीं से आया है, रिफ्लेक्शन। स्टार्टिंग स्पेलिंग क्या है? तो वहीं से आ गई, ठीक है। अब नियम बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? और अगर बच्चों आप लोगों को मान लो इसमें रे डायग्राम से सब समझ नहीं आता ना, तो मेरा YouTube में पूरा वीडियो है, मैंने पूरा डिटेल में हिंदी इंग्लिश में पूरा बताया, पूरा ब्लैक बोर्ड वर्क करके बताया है। आप उस वीडियो को देख लेना, YouTube में शायद ये सेकेंड या थर्ड वीडियो है मेरा। पहले मैंने प्रकाश के बारे में बताया है, फिर छाया के बारे में बताया है, फिर परावर्तन के बारे में बताया है। आज मैंने इसलिए परावर्तन को सामान्य विज्ञान के अंतर्गत लिया है क्योंकि मेरे को इसमें बताना है कि कोई वस्तु हमको क्यों दिखती है। इतना सुंदर संसार विभिन्न रंगों से बना, विभिन्न आकृतियों से बना, हमको कैसे दिखता है? लाल फूल हमको लाल ही क्यों दिखता है? नीला फूल हमको नीला ही क्यों दिखता है श्वेत प्रकाश में? लेकिन अगर हम प्रकाश का रंग बदल दें तो हरे प्रकाश में लाल फूल कैसा दिखेगा, लाल प्रकाश में कैसा दिखेगा? इस टाइप के आज मेरे को प्रश्न उठाने हैं। कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप आप लोग किताब में है बनाना, हमारे स्कूल में तो हमने बनवाया है बच्चों से, वो कैसे काम करता है, उसका क्या सिद्धांत है। ये सामान्य विज्ञान की चीजें मेरे को बताना, इसलिए मैं शॉर्ट रूप में परावर्तन बता रही हूँ। आप लोग को जरा सा भी डाउट है ना, मेरा वो वीडियो देखना, यूट्यूब में चैनल आपको बता दूंगी लिंक, उसको खोल के देखोगे तो वीडियो देखोगे, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, परावर्तन के नियम बताऊं। यस मैम। तो ये जो परावर्तन का नियम, हाँ, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि ये जो एंगल आई होता है मतलब आपतन कोण और ये एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। बराबर का मतलब है, मान लीजिए इस सतह पर आपतन बिंदु पर ये वस्तु से जो प्रकाश पड़ा 40 डिग्री का बनाया है ना, 40 डिग्री पर अगर आपतन कोण बन रहा है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी 40 डिग्री का बनेगा। अगर ये
प्रकाश की किरण 25 डिग्री पर आपतित हो रही सतह पर, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये भी 25 डिग्री का बनेगा। ये अगर 60 डिग्री का गिरेगी किरणें, 60 डिग्री का कोण बनाएंगी यहाँ अभिलंब के साथ, तो आर का मान भी 60 डिग्री होगा। यही होता है परावर्तन का नियम कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इसको मैंने एक्टिविटी के द्वारा लेजर लाइट से करके भी बताया, वो कोण पूरा बराबर आता। अपने प्रोटेक्टर से नापोगे ना चांदे से, तो कोण पूरा बराबर आता है। आपतित की कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है ये पूरा माध्यम अभी हमने क्या लिया है, हवा। तो देखिए ये भी हवा में ही सब चीजें हो गई ना, इस तरफ ये इधर नहीं जा रही है। यहाँ हो सकता है हमारा पानी हो सकता है हमारा यहाँ कांच हो सकता है हमने इसको तेल में डुबो के रखा हो, लेकिन यहाँ किरण आ ही नहीं रही है। ये अपारदर्शी सतह में वस्तु का प्रकाश पड़ रहा है और देखिए टकराकर यहीं वापस चले जा रहा है। तल एक ही माध्यम है, माध्यम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहीं के यहीं चीजें लौट के वापस जा रही हैं। तो एक ही तल का मतलब होता है माध्यम एक, माध्यम चेंज नहीं हो रहा है। यही परावर्तन का नियम है। जब इसके आगे आप अपवर्तन पढ़ोगे तो तल भी समझ जाओगे तल क्या होता है। तो ये दोनों नियम आप लोग ध्यान रखना। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण के, और दूसरा आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गए परावर्तन के दो नियम। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। हमने यहाँ पे समतल दर्पण रखा है। समतल दर्पण पे हमने मक्खी जैसा एक चित्र बना हुआ है, उसमें आप देखना कैसे इसका नियम होता है। चित्र से हम आपको बता रहे हैं कि परावर्तन का नियम यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। सबको स्क्रीन शो हो रही है? को दिख रहा है? हाँ। अब ये देखिए इसको हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, θ1 θ2। वैसे ही आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण है। ये जो θ1 हम बता रहे हैं ये वाला, ये आपका आपतन कोण है। ये देखिए एरो, देखिए एरो क्या बता रहा है कि प्रकाश की किरण इधर से होकर इधर आ रही है और उसके बाद यहाँ पे निकल गई। तो यहाँ पे हाँ पेज वैसा है क्योंकि मेरे को ये बताना है, ये प्रतिबिंब को बताना है कि कैसे बन रहा है। ये क्या है बच्चों, ये ना हमारी सतह क्या हो गई, दर्पण बन गई ना। मिरर लिखा है, दर्पण जिसको आप घर में यूज करते हो, उसमें भी परावर्तन होता है। तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है। समझ लीजिए ये जो मधुमक्खी दिख रही है ऑब्जेक्ट, ये आप हो, है ना, ये आपकी कोई वस्तु है। ये दर्पण के सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो के पीछे जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना बच्चों, उतने ही पीछे ये यहाँ पे दिखता है। ये भी मैंने प्रैक्टिकल में वीडियो में पूरा बताया है। ये मक्खी देखिए पूरी सतह पे बैठी है, कांच में चिपकी है, तो पीछे उसका प्रतिबिंब भी यही बनेगा। और ये मक्खी थोड़ी और दूर है, तो जितनी दूरी इस सतह से इसकी दूरी है उतनी ही दूरी पर ये यहाँ बन रही है। अब ये जो आपकी सतह है ना बच्चों, ये कांच हो गई। क्या हो गई? कांच। इसके पहले मैंने जो बताया था आपका फर्श हो सकता है, पुट्ठा हो सकता है, यहीं पे भी ऐसी अपारदर्शी सतह था जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बनता है ना बच्चों, तो प्रतिबिंब बनने के लिए भी क्या चाहिए आपको, परावर्तन की क्रिया चाहिए। और प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब के सामने जितनी दूरी पर रहती है उसके पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। हमको दिखता यहाँ पे है लेकिन वास्तव में रहता इतनी दूरी। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए ये जो परावर्तित किरण है, हम इसको कल्पना में पीछे की तरफ मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ये मिलेगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलेगी, जब हम इस रेखा से इस रेखा को मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर आएगी। इसीलिए प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा दर्पण में जितनी दूरी हम खड़े रहते हैं उतनी ही दूरी, हम और पास आते जाएंगे तो प्रतिबिंब पास आता जाएगा। जैसे ये मक्खी एकदम पास आ गई तो प्रतिबिंब एकदम पास बना, ये मक्खी और दूर चले गई तो इसका प्रतिबिंब और दूर चला गया। इसमें भी यही होगा, यहाँ से किरण पड़ेगी, फिर वही कोण बना के वापस निकलेगी, फिर उस कोण को हम उस रेखा को यहाँ पीछे बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो हमको यहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा। इसकी भी पूरी एक्टिविटी वीडियो में है, आप देखोगे ना तो पूरा समझ में आएगा। यहाँ हम वीडियो नहीं दिखा सकते आपको। अब इसी तरीके से देखिए,
अब परावर्तन हम समतल दर्पण पे पढ़ रहे हैं ना, परावर्तन की क्रियाएं पूरी दर्पण पर हो रही हैं। अभी तक हम अपारदर्शी सतह से परावर्तन पढ़ रहे थे, अब हम प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। परावर्तन की क्रिया से प्रतिबिंब कैसे मिलता है समतल दर्पण में, ये देखिए। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे दो दर्पण रखे हैं, ठीक है। अभी कितने कोण बनाकर रखे हमको नहीं पता। हमने यहाँ पे अपना नेल पॉलिश की शीशी रखी थी, तो दोनों दर्पण पे हमको नेल पॉलिश दिख रही है, एक इधर दिख रही है, एक इधर दिख रही है। हमने क्या किया, दर्पण को थोड़ा और झुका दिया और कोण को कम कर दिया, तो देखिए अब प्रतिबिंब कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब पहले इस दर्पण पे बना, फिर इस दर्पण, ये वस्तु हो गई और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। फिर हम इस तरीके से और जब पास करेंगे, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए क्या बन जाता है, वस्तु बन जाता है। तो हम दर्पणों को और पास और पास और पास करके देखिए कितने सारे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। दर्पणों के बीच के कोण को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी चेंज होती जाएगी। और इसको हम कैसे निकालेंगे कि हम कितने कोण पर वस्तु रखे हैं, तो हम इसको 360, जानते हो किसी भी बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, तो हम 360 अंश में अगर हमको पता है कि कितनी इमेजेस बनी, इसको गिन लीजिए इमेजेस को, और यहाँ पे 360 से भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा कि दो समतल दर्पण किस कोण पर रखें, ठीक है। तो उससे बहुप्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कभी सैलून जाते हो, पार्लर जाते हो, तो आपके जो हेयर ड्रेसर है, पीछे आपका बाल सेट करी है, फिर वो आपको दिखाती ना, देखिए पीछे से बाल आपका ठीक सेट हुआ है कि नहीं, जुड़ा बना है ठीक नहीं, तो आपके सामने वाले दर्पण के ठीक पीछे समान अंतर पर एक और दर्पण रख देते हैं, तो आपका पीछे का पूरा इमेज उसमें बनता है। और पता है बच्चों, बहुत सारे पीछे के पीछे के पीछे एक प्रतिबिंब बनते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दो दर्पणों के बीच अभी 0 डिग्री का कोण है। जब दो दर्पण समानांतर रखे रहते हैं तो उनके बीच का कोण हो जाता है 0 डिग्री। तो 360 में जब आप शून्य को भाग दोगे तो अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। उन प्रतिबिंबों को हम गिन नहीं सकते। इसको भी मैंने एक्टिविटी के द्वारा वीडियो में बता रखा है। एक तो बांट रखी थी और सामने दर्पण को एकदम पैरेलल रख दी थी 0 डिग्री पर, और उसको हिला के दिखाई थी, तो पीछे 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 इतने सारे बांट के प्रतिबिंब उसमें दिख रहे हैं कि वो आपको गिन नहीं सकोगे। तो हेयर ड्रेसर लोग, ब्यूटी पार्लर, सैलून, जेंट्स लोग सैलून जाते हैं, अपन ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहां पे कभी जाओगे तो ध्यान देना, अपने घर में आप 2 दर्पण रख लो, एक बड़ा दर्पण, एक छोटा दर्पण, हाथ में पीछे देखने का प्रयास करना, पूरा आपके पीछे का आपको बड़े दर्पण में साफ दिखेगा। तो 2 दर्पणों का हम संयोजन करके इस तरीके से बहु प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। अब ये संयोजन हम कितने कोण पर कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। हम 2 दर्पण को 90 अंश पर भी रख सकते हैं, 60 पर भी रख सकते हैं, 40 पर भी, 15 डिग्री पर भी, 10 डिग्री पर भी। तो वो उस तरीके से हमारे लिए बहुत सारी काम की चीजें बनती हैं। जैसे एक ये बना है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आप लोग की किताब में दिया है पेरिस्कोप बनाना। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों, समुद्र में मान लो जहाज के अंदर हम एक पेरिस्कोप बना के ऊपर निकाल के रख देते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, देखिए इस टाइप से ये उपकरण बना होता है। तो हमको समुद्र में, हम अंदर जहाज में हैं, पनडुब्बी वगैरह है, बाहर जहाज में क्या हलचल चल रही है, समुद्र में कोई हमारे दुश्मन जहाज थोड़ी आके बैठे हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है, समुद्र में लुटेरे डाकू थोड़ी हैं, सारी हलचल समुद्र की सतह पर देखने के लिए इस टाइप का ये पेरिस्कोप का चित्र है, इस टाइप का यंत्र आता है। तो पूरी निगरानी होती है इससे पूरे। हाँ बेटा, हेलो, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है कुछ? तो ये जो पेरिस्कोप होता है ये हमारे पनडुब्बी सबमराइन्स में यूज होता है। तो इसमें होता कैसे है, देखिए इसमें 2 समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण यहाँ है और एक समतल दर्पण यहाँ है, और दोनों समतल दर्पण समानांतर है ना, ये देखिए एकदम समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर पर। जैसे रेल की पटरी, किसी भी बिंदु पर आप दोनों रेखाओं के बीच की, दोनों पटरी के बीच की दूरी नापोगे ना, अगर 2 पटरी आधे मीटर की दूरी पे बनी 1 मीटर की, तो किसी भी बिंदु पर वो 1 मीटर की दूरी पे ही मिलेंगे। मतलब इन दोनों के जो बीच का गैप होता है, ये गैप ये हमेशा हर बिंदु पर बराबर होना चाहिए। तो जेड के आकार का ये उपकरण होता है, देखिए पूरा जेड अल्फाबेट जेड जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक दर्पण यहाँ पे लगा देते हैं और एक दर्पण यहाँ लगा देते हैं, और ये दोनों दर्पण आपस में समानांतर होते हैं। इसकी लंबाई को आप
बढ़ा घटा सकते हो ना। खूब गहराई में जाना हो तो आपको ये जो पाइप बनेगा, खोखला पाइप पे क्या होगा और बड़ा होगा। जैसे देखिए इसमें समुद्र में खूब गहराई पे हम जाएंगे ना, तो ये जो लंबाई है ये और लंबी नीचे तक पता नहीं कितनी लंबी है, लेकिन एक यहाँ पे दर्पण लगा रहेगा और एक गहराई में, तो दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर होंगे, क्योंकि पाइप ऐसी लंबी है। देखिए इसमें दिख रहा है, यहाँ पे एक दर्पण रखा है और एक दर्पण यहाँ पे रखा है ना। तो ये दोनों दर्पण समानांतर होते हैं। तो ये जो दर्पण रखा गया है बच्चों, तो ये देखिए कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो जब ये 90 अंश का कोण होता है तो सामने जो दो कोण बनते हैं 45 डिग्री के बनते हैं। ये देखिए इस चित्र में देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। तो बाकी जो आमने सामने के कोण बनेंगे वो 45 डिग्री के कोण रहेंगे। तो जो हम समतल दर्पण को अरेंज कर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एंगल मतलब जो दर्पण झुका के रखा गया है ना, वो इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनेगा। मैं बता रही हूँ कहाँ पे 45 डिग्री का कोण आएगा। ये यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये कोण 45 डिग्री का होगा। बिंदु से बता रही हूँ मैं, पूरी लंबी रेखा। हाँ, इसको मिटा ना, बता रही हूँ बेटा कौन सा कोण 45 डिग्री। हाँ, उसको मिटा दे, उसको मिटा। कहाँ पे 45 डिग्री, पूरी सीधी रेखा। मैम हाँ बेटा जी, मैं समतल दर्पण कैसे अरेंज कर, एंगल है ना 70 डिग्री बताना है। बता रही बेटा कैसे कोण रहेगा। ये देखिए ये वाला जो है, ये जो समतल दर्पण, हम ये वाला समतल दर्पण रखें तो ये 45 डिग्री के कोण मतलब झुका के एकदम 45 डिग्री पे रखना है। और यहाँ पे जो नीचे हम कोण समतल दर्पण रखे हैं, ये भी जब नीचे रखेंगे इसके समानांतर तो वो भी 45 डिग्री पर रखेंगे। जैसे हम पुट्ठा में या लोहे की पाइप में किसी में भी सेट करते हैं, हम अपने स्कूल में बनाते हैं तो हम 2 जेड आकार के पुट्ठे को अरेंज करके बनाते हैं। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिक लोग बनाएंगे सबमराइन्स की सुरक्षा सबके लिए, तो पुट्ठे में थोड़ी बनाएंगे, लोहे की अच्छी वाली पाइप में बनाएंगे। तो जब ये कोण ये दर्पण को फिट करेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा दर्पण के साथ यहाँ पे इसका ये 45 डिग्री होगा, जैसे ये 45 डिग्री। तो समतल दर्पण को जब झुका के रखते हैं हम पाइप के अंदर तो 45 डिग्री के कोण पे रखते हैं। और 2 समतल दर्पण आपस में समानांतर होते हैं और सतह ये जो पाइप है इसके साथ इनका जो कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है। अब यहाँ से जो किरण देखिए आपतित हो रही है, ये किरण आपतित होकर यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तित होने के बाद वो दूसरे समतल दर्पण जो सामने रखा उस पे पड़ेगी और टकराने के बाद बाहर निकलेगी। तो यहाँ रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ अगर हमारी आंख है तो हमको दिखेगा। और अगर ये पाइप हमारी 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर लंबी है और हम पानी के अंदर छुपे हैं, या हमारे घर में हम खिड़की के नीचे बैठे हैं, हमारा दरवाजा बंद है, हमारी खिड़की बंद है ना, और हमको देखना हमारे घर के बाहर कोई चोर आया है क्या, डाकू आया है क्या कर रहा है, वो हम खिड़की के बाहर अगर इस पाइप को ऐसे बाहर निकाल देंगे ना बच्चों, और एकदम नीचे में बैठ के यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमको सामने जो भी यहाँ पेड़ में बैठा है कोई, इसके सामने बस होना चाहिए ना, वो इसके सामने उसकी गतिविधि क्या कर रहा है वो हमको यहाँ बैठे बैठे दिखेगी। तो हम हमारे घर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। पेड़ में कोई बैठा हमारे घर की जासूसी कर रहा है, इसके सामने हम इसको खिड़की में छुपा के रख देंगे और यहाँ से देखेंगे। कितनी भी ये पाइप गहरी हो सकती है, खूब लंबी भी हम ये पाइप कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे जो हम समतल दर्पण रखेंगे और यहाँ पे जो समतल दर्पण रखेंगे तो यहाँ का जो कोण है बच्चों ये 45 डिग्री त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 अंश का होता है तो आमने सामने के दोनों कोण कितने होते हैं, 45 अंश के। हाँ, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पेरिस्कोप बनाएं तो हम जो दर्पण उसमें फिक्स करें वो 45 करेंगे, तो यहाँ से किरण जो आएगी उसका प्रकाश हमको पूरा नीचे तक दिखेगा। अब हम इसको आपको ऐसे करके भी बता रहे हैं दूसरे चित्र में। हाँ बेटा
स्क्रीन को और आगे बढ़ा के दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रकाश आ रहा है, प्रकाश इस समतल दर्पण से टकरा के यहाँ से टकराया, फिर दूसरे समतल दर्पण पे टकरा के यह हमारी आंख तक पहुंच रहा है। ये एक वो हो गई। और ये देखिए ये एक और चित्र है ना, कैसे यहाँ पे दो समतल दर्पण रखे गए हैं। ये रेखा डायग्राम है। ये समतल दर्पण की जो डॉटेड डॉटेड रेखा दिख रही ना, ये मतलब इस पे पॉलिश है। साधारण कांच में इस तरह पॉलिश कर दिए, ये परावर्तक सतह होगी, यहाँ शाइनिंग सरफेस है, यहाँ पे प्रकाश पड़ा है, देखिए पूरा 90 डिग्री पे पड़ रहा है ना, 90 डिग्री पे प्रकाश पड़ के पूरा सीधा निकल जाता है। अगर हम और किसी एंगल से प्रकाश को डालेंगे, मान लो 40 डिग्री पे, तो ऐसा जाएगा, लेकिन जब हम 90 डिग्री पे प्रकाश की किरण आपतित किए तो ये पूरा ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ पे फिर 90 डिग्री पर आपतित हुआ, ये फिर सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी है वो हमको अब कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। और हम इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो और गहरी गहरी दूरी तक भी हमको वस्तु दिखेगी। तो इस तरीके से ये होता है पेरिस्कोप। अब हम कैलिडोस्कोप भी आपको पहले बताते हैं, फिर ये सब हम बताएंगे हरा रंग क्यों दिखता है, लाल रंग क्यों दिखता है। कैलिडोस्कोप भी क्या होता है बच्चों, कैलिडोस्कोप तुम लोग कभी स्कूल में बनाए हो क्या, तुम लोग की स्कूल में कराया है क्या कभी किसी ने कैलिडोस्कोप का। कैलिडोस्कोप में भी क्या होता है, समतल दर्पण के 3 कांच को 60 डिग्री पे देखिए, ये समय 3 तो पट्टी लेते हैं समतल दर्पण की ना, समतल दर्पण की इस तरीके से 3 पट्टी को लेके बैंड या रबड़ लगा के ऐसे चिपका देते हैं, उसके ऊपर ऐसे काले रंग की सीट वीट लगा के कैलिडोस्कोप बनाते हैं। और इस तरह से देखिए ये हमारा बन जाता है, ऐसे लैप कर पूरा रैप कर देते हैं पुट्ठा से कैलिडोस्कोप, और इसके अंदर हम चूड़ी, स्टोन है ना, छोटे मोटे कांच के टुकड़े जो भी हमारे पास हो डाल देते हैं, और एक तरफ हम इसमें पॉलीथीन लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट, और एक तरफ बटर पेपर, और अच्छे से टेप से पैक कर देते हैं। और जब हिलाते हैं ना तो अंदर बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। क्यों प्रतिबिंब बहुत सारे क्यों बनेंगे आप, क्योंकि उसमें 3 समतल दर्पण है और 60 डिग्री पर है समतल दर्पण आपस में। तो जब 60 डिग्री पे समतल दर्पण है तो 360/60 करोगे तो कितना हो गया, 6, मतलब 6 में से गया 5, एक चूड़ी का आपको 5 प्रतिबिंब मिलेगा। और आपने 8-10 चूड़ी डाल रखी है तो तरह तरह से चित्र बना के आपको दिखाएंगे उसको। तो इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों, डिजाइनिंग में, ब्लॉक्स बनाने में, साड़ी को डिजाइन करना है या कोई पेपर वॉल पेपर बनाना है, ग्राफिक्स में डिजाइनिंग के लिए पैटर्न बनाने में इसको लोग उपयोग करते हैं। ये कैलिडोस्कोप है बहुत छोटा, लेकिन ग्राफिक्स डिजाइनर लोग इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं पैटर्न्स बनाने में। आप कभी बना के देखना, 3 समतल दर्पण समान आकार की समानांतर पट्टियों को ऐसे टेप से तिकोना बना के जोड़ना और ऊपर अच्छे से कवर कर देना, एक तरफ पॉलीथीन लगाना, किताब में पीछे पूरा दिया है बनाना, और मैंने अपने वीडियो में इसको भी पूरा बताया है कैसे बना है ये और कैसे काम करता है, पूरा अंदर का चित्र। आप YouTube में मेरा वीडियो जरूर देखना, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया समतल दर्पण से परावर्तन। हाँ बेटा, क्या पूछना है पूछो। बाहर ब्लैक आते हैं। क्या बोले बेटा। मैम इसके जो बाहर है ना, हाँ वो ब्लैक कलर किया उसके है ना, बाहर ब्लैक वाले, हाँ वो क्या है कि क्या उसमें मैम? ना समतल दर्पण आप लोगे ना मार्केट में, समतल दर्पण में पीछे पेंट रहता है, जरूरी नहीं ब्लैक कलर का ही पेंट किया हो, बाजार में समतल दर्पण की पट्टी मिलती है, आप बराबर आकार की कटवा के ले आएंगे। वो पीछे क्या किया है, वो दूसरे चीज से बनाया है ना, तो इसलिए वो ब्लैक करके दिखा रहा है। ब्लैक इसलिए कर रहा है कि इसमें परावर्तन बहुत अच्छा हो, अंदर ही अंदर परावर्तन होता हो अच्छा करके उसको ब्लैक करके दिखा रहा है। समतल दर्पण को बनाने के लिए अब साधारण कांच में पीछे पेंट किया जाता है, किसी भी डार्क कलर का पेंट चलता है, कुछ ऐसा वो नहीं, उसको सतह को, कांच को दर्पण बनाने के लिए, परावर्तक सतह बनाने के लिए पेंट किया जाता है। अगर आप पेंट नहीं करोगे ना तो कांच में प्रकाश पड़ेगा और परावर्तित नहीं होगा, वो सीधे उससे होके दूसरी दिशा में निकल जाएगा। जैसे आपके घर में अगर किसी खिड़की में कांच लगा बहुत साफ है ना, तो हम लोग कई बार जाते जाते टकरा जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, अरे कांच एकदम साफ रहता है तो बाहर एकदम क्लियर दिखता है, और हम सीधे धड़धड़ाते निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा साफ है, पता ही नहीं चलता कांच है कि खाली जगह है। जब एक
एकदम साफ कांच रहता है। तो कांच से दर्पण बनाने के लिए कांच की एक सतह को अवरोधक बनाना पड़ता है, तो पेंट करना पड़ता है। और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कांच के बाद चांदी की परत चढ़ाते हैं। चांदी की परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चांदी जो एक बहुत अच्छी परावर्तक धातु है। देखो बच्चों, जब भी वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है ना, तो हर वस्तु प्रकाश को सोखती है। अब कोई कितना सोखेगी ये उस वस्तु पर डिपेंड करता है। जब वस्तु बहुत ज्यादा सोखती है तो देती बहुत कम है, सब अपने पास रख ली। मान लो 100% प्रकाश पड़ा, 90 अपने पास रख ली, तो वापस 10 ही देगी ना। तो चांदी क्या करती है? सिर्फ 10 अपने पास रखती है और 90 बाहर कर देती है। 90 हिस्सा प्रकाश को परावर्तित कर देती है, इसीलिए चांदी की परत चढ़ाते हैं। और चांदी क्या है? महंगी है ना, चांदी धातु है, महंगी है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए पीछे क्या कर देते हैं? वार्निश, पेंट, ताकि वो चांदी की परत खुरचे ना। तुम लोग देखना, कभी घर में बहुत पुराना समतल दर्पण हो जाता, हमारा मिरर खराब हो जाता, तो उसमें धुंधला दिखने लगता है। बोलते हैं खराब हो गया, कैसा दिखता, नया खरीद के लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो चांदी की परत चढ़ी थी ना, क्षतिग्रस्त हो गई। पेंट वार्निश पोछ पोछ के खराब हो गया, अच्छे से नहीं चढ़ा था, उतर गया, तो फिर वो समतल दर्पण ठीक से काम नहीं करता, तो हमको नया मिरर खरीद के लाना पड़ता है। तो हर वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वस्तु सोखती भी है और परावर्तित करती है। जब वस्तु ज्यादा सोखती है तो कम परावर्तित करती है, और जब कम सोखती है तो ज्यादा परावर्तित करती है। तो चांदी किस श्रेणी में आती है? कम सोखने वाली। और जब कम सोखेगी तो ज्यादा देगी। तो इसी सिद्धांत पर हमको कोई भी वस्तु सफेद और कोई भी वस्तु काली या किसी अन्य रंग की दिखती है, वही अब हमको पढ़ना है। सूर्य के प्रकाश में बच्चों आप जानते हो कि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है। और जब वो वस्तुओं पर पड़ता है तो देखिए किस तरीके से वस्तुएं रिएक्ट करती हैं। अब ये वाले चित्र में आप देखिए, सूर्य का प्रकाश में वैसे 7 रंग होते हैं, है ना, प्रिज्म से गुजरता। ये भी आगे कक्षा में आप पढ़ोगे, उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। श्वेत प्रकाश से 7 रंगों का बना होता है। जब ये एक भी चीज को सोखा नहीं, एक भी रंग को सोखा नहीं, पूरे के पूरे को परावर्तित कर दिया, तो वस्तु सफेद हो जाती है, सफेद दिखती है। मान लो आपने सफेद कपड़ा पहना है, या घर में आपके पास श्वेत चादर है, आपका दुपट्टा श्वेत है, तो क्या करता है? प्रकाश की एक भी किरण को नहीं सोखता, पूरे की पूरे को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, इसलिए सफेद दिखता है। और कोई वस्तु काली क्यों दिखती है? जितनी भी किरणें उस पर पड़ रही, उसके सारे रंगों को सोख लेता है, एक को भी वापस नहीं परावर्तित करता, तो वस्तु क्या हो जाती? काली हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई भी वस्तु, जैसे पत्ती, पत्ती क्या करेगी? जब इस पर सफेद प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगी? सारे रंगों को सोख लेगी, सिर्फ हरे को क्या करेगी? परावर्तित करेगी। जब वो हरे को परावर्तित करेगी तो पत्ती कैसी दिखेगी? हरे की, हरे कलर की। और जो फूल लगा है, वो फूल लगा है, वो सारे रंगों को सोख लिया, लेकिन किस रंग को परावर्तित कर रहा है? वो लाल रंग को। तो फूल क्या दिख रहा है? लाल दिख रहा है। तो कोई भी वस्तु, अगर नीली वस्तु है मान लो, तो किस रंग को वो परावर्तित करेगी? नीले को, और बाकी सब रंग को सोख लेगी। ये देखिए आगे मैंने और थोड़ा क्लियर लिया है। देखिए पहला ये देखिए, पूरा ये लाल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है लाल? जब इस पर इतने सारे रंग पड़े, ठीक है, तो ये क्या किया? मान लो आपकी मम्मी आपको 7 कलर का दुपट्टा दी, है ना, आपके पास लाल रंग का दुपट्टा नहीं था, और बाकी सब आपके नहीं, आपके पास लाल रंग का दुपट्टा था, बाकी आपके पास दुपट्टे नहीं थे, तो आप क्या करोगे? लाल रंग का दुपट्टा अपनी मम्मी को वापस कर दोगे, और बाकी पूरे रंग के दुपट्टे को रख लोगे। आप लाल वापस कर दिए क्योंकि आपके पास लाल था, बाकी 6 को आप रख लिए, 7 दुपट्टा आपकी मम्मी दी थी। तो आपने जो वापस किया है, ठीक है, वो वस्तु उसी रंग की दिखेगी। आपको याद नहीं होता तो इस तरीके से याद रखो कि मेरे पास सब वस्तु थी, सब वस्तु नहीं थी, जो थी उसको मैंने वापस किया, तो मैंने जो वापस किया वही रंग मेरा दिखेगा। ये वाला जो चित्र है, ये लाल क्यों दिख रहा है? क्योंकि सारे रंगों में से क्या कर रहा है? सिर्फ लाल को वापस कर रहा है, लाल को परावर्तित कर रहा है, इसलिए लाल दिख रहा है। ये वस्तु हरी क्यों दिख रही है? क्योंकि ये हरी को परावर्तित कर रही है। अभी हम श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, सफेद प्रकाश की, लाल हरे नीले की नहीं बात कर रहे। ये वस्तु नीली क्यों दिख रही है? क्योंकि ये क्या कर रही है? ये वस्तु क्या कर रही है? नीले रंग को, ये वस्तु नीले रंग को परावर्तित कर रही है, और ये सारे रंगों को परावर्तित कर रही, इसलिए सफेद, ये सारे रंगों को सोख रही, इसलिए काली। अब आप लोग को मैं होमवर्क का और दिखा देती हूँ।
अभी हम श्वेत प्रकाश की बात कर रहे हैं ना। आप लोग को अगर कुछ भी चीज इसमें समझ में नहीं आया है ना, तो आप मेरा वीडियो देख लेना यूट्यूब में, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये आपका होमवर्क है। पहला है, ब्रह्मांड की वो कौन सी जगह है जहां प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, मतलब उसको कौन सी जगह कहते हैं, उसका नाम बताना है। दूसरा, जो हमारे एम्बुलेंस चिकित्सा वाहन होते हैं, उसमें एम्बुलेंस की स्पेलिंग इस तरीके से नहीं लिखी रहती, दूसरे तरीके से लिखी रहती है। तो किस तरीके से लिखी रहती है, इस स्पेलिंग को लिख के बताना है और क्यों, है ना। ये भी एक परावर्तन का प्रकार, इसको अभी हम क्लास में नहीं ले पाए हैं। लाल फूल श्वेत प्रकाश में तो लाल दिखेगा, क्योंकि वो लाल रंग को परावर्तित करता है। लेकिन मान लीजिए हम प्रकाश का रंग बदल दें, हरा प्रकाश डालें लाल फूल पर, या नीला प्रकाश डालें, काला प्रकाश डालें, हरा प्रकाश कोई भी डालें लाल को छोड़ के, तो वो किस रंग की दिखाई देगी और क्यों, ये आपको बताना है। अभी मैंने जितने भी आपको बताए श्वेत प्रकाश का बताया ना, कि वस्तु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखती है। लेकिन अगर हम लाल वस्तु पर लाल प्रकाश डालेंगे तब तो लाल दिखेगी, लाल के अलावा हम अन्य कोई और रंग डालेंगे तो वो किस रंग की दिखेगी, ये आपको सोचना है और बताना है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यूट्यूब लिंक मैं इसमें कैसे, यूट्यूब मेरे उसमें डला हुआ इंग्लिश ग्रामर ग्रुप में, जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर ग्रुप में जुड़े हैं उनको मेरा यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियो हैं, तो एक्टिविटी आप वीडियो में देख सकते हैं। नहीं, वो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करके है, वो दो वीडियो है जो आज आप पढ़ाए हो ना, हाँ, उसमें ज्यादा किसी को कुछ पूछना है? रश्मि मैडम, अपना संपर्क नंबर बता दीजिए। जी सर। जी 84 नहीं, मैं शुरू में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखा दो, फर्स्ट नहीं। पेज। अच्छा, 94 लिख लीजिए, लिख दे बेटा। जी 1 मिनट लिख रही हूँ थोड़ा सा। स्क्रीन पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें ऐसा 94 पीडीएफ में इंग्लिश वाले 94 06442061 व्हाट्सएप नंबर दो ना। तो व्हाट्सएप नंबर तो है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को भी कोई कुछ पूछना हो तो आप इसमें मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सबको शो हो रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर? 940 यस मैम। जी नोट कर लीजिए। 940 बच्चों, क्लास समझ में आई कि नहीं? नंबर ही नहीं हो पाएगा। मैम आई। यस मैम। थोड़ा आप वीडियो देखोगे तो पूरे क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा। मैम 44 के बाद क्या था? 442061 9406 44 20 61। हो गया। ठीक है रश्मि मैडम, समय का बाध्यता है और काफी अच्छी, और आज तो जी एकदम सर। बहुत एडवांस जानकारी मिली प्रकाश के परावर्तन से। परावर्तन को लेके बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बच्चों का धन्यवाद, सभी टीचर्स का धन्यवाद। मैडम, काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी, और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्लास इसी तरीके से, बहुत रोचक क्लास सरोज दुबे सर की। ये हमारे रत्न है, हमारे जिले के, हमारे राज्य के राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हमारी रश्मि मैडम हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से विज्ञान को और इंग्लिश को भी समझाती हैं। साथ ही साथ हमारे इसके बाद सरोज दुबे सर की बारी है शाम के 6 बजे। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कह के हम यहाँ पास अपनी क्लास को स्थगित करते हैं। फिर आगामी क्लास में मिलेंगे शाम के 6 बजे। मैडम से जरूर नंबर लीजिए, उनसे बात करिए, और हम लोग जो ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में जुड़िए, ताकि सारी सूचनाओं का और चीजों का आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो सके। बहुत धन्यवाद रश्मि मैडम, बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद। थैंक यू सर। जय सबको जय हिंद। जय।